नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं श्याम सुंदर। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों की सहमति से उभरी है और मोटे तौर पर इस संहिता का पालन होता रहा है। आमतौर पर आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा होते ही लागू होती रही है। इसका मतलब ये होता है कि एक बार चुनाव की घोषणा के बाद उस राज्य की सरकार काम चलाऊ सरकार मानी जाती है और यही नियम केंद्र के मामले में भी लागू होता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होती है तो विधानसभा के भंग होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसा ही लोकसभा के समय से पहले भंग होने की सूरत में लागू होगा। चुनाव आयोग ने यह निर्देश तेलंगाना के संदर्भ में दिया है, लेकिन यह नियम पूरे देश में लागू होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर बहस हो रही है। इस बहस के कई पहलू हैं। उन सभी पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ देश देशांतर में कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुरैशी साहब। उनके साथ ही पीके मल्होत्रा साहब बैठे हैं, पूर्व सचिव हैं कानून मंत्रालय में, और उनके साथ ही शेखर अय्यर साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। और डॉक्टर कुरैशी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और उसकी एक तो वजह यह है कि आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से आदर्श आचार संहिता को डिफेंड करते रहे हैं। मुझे याद है कि जब सलमान खुर्शीद साहब के साथ आपकी बहस भी हुई थी और आपने बाकायदा सरकार को पत्र लिख दिया था और सेंश्योर किया था, तो लेकिन अभी की जो घटना है, क्या ये चुनाव आयोग का जो फैसला है कि जैसे ही कोई असेंबली भंग होगी वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्या इस फैसले को आप सही मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इसकी ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा फैसला है और बल्कि ये तो पहले ही होना चाहिए था, बिकॉज बम्बई जजमेंट जिसको इन्होंने कोर्ट किया, जिससे शुरू किया, बम्बई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जब अगर कोई सरकार भंग होती है और ऑब्वियसली मिड टर्म इलेक्शंस के बाद होंगे तो उसमें कई पहलू थे, लेकिन जिसमें जो आज के लिए रेलेवेंट पहलू उसमें ये था कि उसमें उन्होंने कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जब तक इलेक्शन ना हो, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। इंटरिम गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स नहीं ले लेगी, उसको उन्होंने सिर्फ एम्पलीफाई किया है। जो ऑलरेडी जजमेंट कह चुकी है उसको उन्होंने डिटेल में कहा कि मॉडल कोड लागू करता है और ख़ास तौर से जो उसका चैप्टर 7 है जो सरकार के लिए होता है कि आप अपना दुरुपयोग नहीं करेंगे पद का, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जिससे आपको पॉलिटिकल एडवांटेज हो जाए। तो मैं समझता हूँ बोथ इन लेटर और स्पिरिट ये बहुत ही अच्छा फैसला है और लॉन्ग ओवरड्यू था। मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी, पीके मल्होत्रा साहब, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति से उभरी है और मोटे तौर पे छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, डांट पड़ती है चुनाव आयोग से, लेकिन मोटे तौर पर सब राजनीतिक दल जो चुनाव में उतरते हैं वो इसको मानते हैं। और ये भी परंपरा रही है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से ये लागू हो जाती है। अब तेलंगाना की विधानसभा समय से पूर्व भंग हुई, जाहिर है कि एक तरह से काम चलाऊ हुई सरकार है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू कर देना उसी दिन जिस दिन विधानसभा भंग हो रही है, कितना सही है? कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों तक चुनाव ना हो, वैसी सूरत में सरकार कोई फैसला ही ना कर पाए, कितना जायज़ है? मैं तो जो कुरैशी साहब ने अपना मत दिया है जी, मैं कुरैशी साहब के मत से पूरी तरह सहमत हूँ। एक बार जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है जी, और केयर टेकर सरकार आ जाती है और केयर टेकर सरकार को भी ये मालूम है कि अब समयबद्ध तरीके से चुनाव होने हैं, तो हम उसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद जो सरकार की स्थिति होती है, तो असेंबली भंग हो जाने के बाद में जो स्थिति होती है आप उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं और सरकार को मालूम है कि हमारा जो अभी हम जो कार्यवाहक सरकार ही हैं, तो उनको कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने का हक नहीं होना चाहिए जैसा कि चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद होता है। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसका नाम ही है मॉडल। बिल्कुल, ये इसके कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धारा 324 में अधिकार है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो भी कार्रवाई करनी हो वो कर सकता है। और उस कार्रवाई को करने के लिए, अगर मुझे ठीक से याद है, तो पहली बारी
पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से ये आचार संहिता जो है शायद 1970 में लोकसभा इलेक्शंस के लिए लागू की गई थी और तब से सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानती आई हैं। सबसे अच्छी बात इसमें देखने की यह है कि आचार संहिता में जो बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में भी कवर होते हैं जी। और पॉलिटिकल पार्टीज इनको अपना कंडक्ट में इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन उसको लागू भी करती हैं और अगर चुनाव आयोग उनके नोटिस में लेके आता है कि वो इसका वायलेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो कंप्लायंस भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो वायलेशन किसी तरह से किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उनके अगेंस्ट कानून में भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कानून के दायरे में नहीं आता है और वो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ही पार्ट है, उस केस में जब चुनाव आयोग जो है अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करता है तो उसका एक इफेक्ट जो है वो आम जनता के ऊपर जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक संवैधानिक संस्था है और उसका एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है निष्पक्ष चुनाव कराने के इस देश में, इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के। लेकिन शेखर अय्यर साहब, वैसे तो ये सवाल पीके मल्होत्रा साहब से बनता है, लेकिन आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि एसआर बोमई जजमेंट को बहुत बार जब भी कोई सरकार खतरे में होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है या किसी स्टेट में कोई पार्टी किसी से समर्थन वापस लेती है, एसआर बोमई केस का जिक्र हम सुनते रहे हैं। लेकिन पहली बार आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में इसको चुनाव आयोग ने उद्धृत किया है, उसके एक ऑब्जर्वेशन को। शायद ये कितना सही है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग संदर्भ था जिस संदर्भ में ये फैसला आया था। नहीं, अलग संदर्भ था, लेकिन जो पॉइंट जो इन्होंने लिया है, जी जी, जो उनकी चिट्ठी में भी जो जिक्र किया है वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, किसी का कोई एडवांटेज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सितंबर 6 को घोषणा की और असेंबली को भी भंग की। उसके बाद खुद एक घोषणा कर दी है कि चुनाव अक्टूबर में हो जाएगा और जी, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि ये डेट तय करना काम आपका नहीं है। और उसके बाद हम देख रहे हैं वो सितंबर 6 हुआ, आज ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। मुझे लगता है ये, देखिए, कोई भी टेक्निकली इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली जब आपने असेंबली डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पावर उस असेंबली से ही आता है, क्योंकि वहां पे उनकी मेजॉरिटी है, सरकार चल रही है। जब सरकार जो मेजॉरिटी है वो खुद असेंबली डिसॉल्व किया है, उसके बाद उसकी लेजिटिमेसी एक केयरटेकर के रूप में है। अगर केयरटेकर रूप में है तो आप फिर पॉलिसी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आप असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले जो फैसला घोषणा करने कर दीजिए। तो लेकिन ये भी एक प्रेशर बनता है कि क्योंकि अगर इस तरह की इलेक्शन कमीशन अब खुल के जो मॉडल कोड में कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि क्योंकि इस केस में तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को ये किया कि भाई आप घोषणा नहीं कर सकते। अभी भी कह रहे हैं कि कब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हो सकता है वो टाइम टेबल जो केसीआर ने सोचा को वो टाइम टेबल ना हो। इलेक्शन कमीशन का दूसरा भी है कि मॉडल कोड कितने समय होना चाहिए। अभी हमने देखा गुजरात और हिमाचल में, जी बिल्कुल, पहले आर्ग्यूमेंट था कि क्यों एक स्टेट में इतने दिन, दूसरे स्टेट में उतने दिन। अच्छा, जब पहले इकट्ठा किए गए उस समय भी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात आई। तो अभी भी होगा कि मान लीजिए अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर 8 को जी जब समरी रिवीजन खत्म हो जाएगी तब सारे बाकी राज्यों की भी घोषणा होगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ तेलंगाना भी हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, टेक्निकली अगर आप देखेंगे, ऑन प्रिंसिपल देखेंगे, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जब अगर ऐसी बात है, फिर इलेक्शन कमीशन पे भी अपने आप में एक प्रेशर बन जाता है कि आप कहीं भी विलंब नहीं कर सकते, देर नहीं कर सकते। जी, कुरैशी साहब, शेखर अय्यर साहब ने 2 राज्यों की तरफ इशारा किया और एक और उदाहरण मिलता है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और फिर उसके बाद वो कहते रहे चुनाव कराइए, काफ़ी समय लगा और केंद्र शासित एक तरह से यहाँ पे ये प्रदेश रहा, केंद्र की सरकार चलती रही। ऐसे कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि वहाँ पे केंद्र का शासन लागू हो जाए। वैसी स्थिति में कैसे होगा, मतलब ये एक व्यवहारिक परेशानी हो सकती है। देखिए, एक तो बम्बई जजमेंट से जैसे कि डिबेट शुरू हुई थी, उसमें एक और भी बात ये थे, 2-3 इश्यूज इसमें थे। उसमें एक ये भी था कि जब अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, एक तो क्या अब उस पर जुडिशरी अपना जजमेंट दे सकती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम करते हैं। यानी प्रेसिडेंट का ऑर्डर किसी जगह प्रेसिडेंट लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी,
उन्होंने इंटरवीन किया पिछले दिनों उत्तराखंड और कौन से नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट में उन्होंने अरुणाचल में उन्होंने कहा कि नहीं इसको इलेक्शन कराइए, ये और बल्कि सरकार को बहाल किया। या दूसरी चीज़ उसमें होती है कि कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन बार बार कराना अच्छी चीज़ नहीं है, तो पहले एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करो। ये नहीं कि आपने डिसॉल्व कर दी, क्या दूसरी कॉम्बिनेशन विद इन सेम विधानसभा मेजॉरिटी बना के सरकार बना सकता है, इसलिए स्ट्रेट अवे डिसॉल्व ना करो, इसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दो और बाकी कोशिशें करो कि आप क्या नई सरकार बन सकते। तीसरा इशू ये था कि इस बीच में केयरटेकर गवर्नमेंट सिर्फ केयरटेकरी वाले काम ही करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है। मैं हैरान हूँ कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे ज़माने में ऐसा कोई मौका आया, कोई असेंबली डिसॉल्व हुई, हमने क्यों नहीं किया। शायद आए शुरुआत कभी भी हो सकती है नहीं, लेकिन ये एक इस पे जो झगड़ा हो सकता था या जिसको कोई क्वेश्चन कर सकता था कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडल कोर्ट पे एक मेजर एक माइलस्टोन जजमेंट दी थी, उसमें हुआ था कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कि कितने दिन पहले मॉडल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस एग्रीमेंट पे मोहर लगा दी थी और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप ये नहीं कि महीनों पहले मॉडल कोड लगा लीजिए, 21 दिन से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। वो इस पहलू इस पे आ सकता है, लेकिन उसके पीछे आपको थिंकिंग सोचनी चाहिए कि जब हम सडनली इलेक्शन अनाउंस करते थे तो जो सरकार कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रही थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना चाह रही थी, एकदम वो स्टम्प हो जाती है कि वो क्या करें। उस सूरत में तो 21 दिन का लिमिट जरूरी थी कि ये ना हो कि 3 महीने पहले हम सरकार को सस्पेंड कर दें। वो यही था कि एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने आती गारी हरियाणा का केस था कि 4-5 महीने पहले इलेक्शन अनाउंस कर। बिल्कुल सही बात है। और तो मुझे याद है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उस पर काफी आपत्ति की थी, आप मुझको प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पैरालाइज नहीं कर सकते, तो उस वक्त उस हफ्ते 3 हफ्ते की लिमिट। लेकिन यहाँ तो डिसॉल्व करने वाले ने खुद सोच के, उसको तो मालूम ही है कि कुरैशी साहब आप सही कह रहे हैं और शेखर अय्यर साहब ने भी कहा सैद्धांतिक तौर में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्होत्रा साहब जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट का जिक्र खुद कुरैशी साहब ने किया, मैं उस बात पे आना चाहता था। एक तो वो बात है कि लिमिटेड टाइम के लिए आप करें, और उसके अलावा जो और परिस्थितियां पैदा होती हैं कि आप अब 21 दिन का छोड़िए, अब अगर मान लीजिए 6 महीने चुनाव नहीं होता है तो सारे फैसले रुके रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक राज्य में चुनाव हो गए लेकिन काउंटिंग नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे राज्य में काउंटिंग होनी है। तो ये एक मुद्दा तो रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने दिन लागू हो, कितने दिन सरकार जो है वो लेम डक गवर्नमेंट की तरह काम करे। ये इस एक परमानेंट ये कर देना कि नहीं साहब आज से ये नियम हो गया और पूरे देश में लागू होगा, या ये केस टू केस जो संवैधानिक संस्था है भारत का चुनाव आयोग, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप केस टू केस तय करते? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर केस टू केस बेसिस पे किया जाता तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ सकता था। अब मैं समझता हूं कि ये भी जो सर्कुलर अभी इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, चुनाव आयोग ने इशू किया है, शायद उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। अगर वो बम्बई केस का जजमेंट का रेफरेंस ना भी देते तो जो आज की ये स्थिति है, सरकमस्टांसिस है, क्या वो वही नहीं है जो सरकार जो है, जब वो केयर टेकर सरकार है, क्या आप केयर टेकर सरकार को पॉलिसी डिसीजन लेने का हक दे सकते हैं जिसका बेनिफिट वो चुनाव में लेगी और जो दूसरी पार्टियों को नहीं मिलेगा? मेन मुद्दा वो है। अगर हम उस मुद्दे पे बात करें तो मैं समझता हूं ये एक बहुत सोचा समझा निर्णय है और समय सीमा उसके लिए मैं समझता हूं निर्धारित करना मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं है। अगर ये स्थिति ऐसी आ जाती है कि सरकार जो है वो अब चुनी हुई सरकार नहीं मानी जा रही और उसको सिर्फ कार्यवाहक सरकार ही माना जा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूं, सर्कुलर का बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। उन्होंने ये कहा है कि जहां आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी और केयर टेकर सरकार है, जहां प्रेसिडेंट रूल है उसमें उसके बारे में इस सर्कुलर में कोई चर्चा नहीं की। नहीं, लेकिन ये एक सवाल तो है ना कि मान लीजिए आपने असेंबली भंग कर दी और प्रेसिडेंट्स रूल हो जाता है वहां पे, तब उस स्थिति में क्या होगा? तो एक फंसा हुआ सवाल है। प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से तो फिर उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है ना, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट रहती ही नहीं, वहां है ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे अधिकार मिलते हैं और कानून बनाने का अधिकार भी मिलता है। प्रेसिडेंट रूल को
इस तरह की असेंबली डिसोल्यूशन से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों परिस्थितियां मेरे हिसाब से अलग अलग हैं और उनको डील करने के लिए भी अलग अलग हमें रास्ता ढूंढना होगा। जी, आप कुछ कहना मैं चाहते हैं? ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्यवाहक सरकार और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके ज़माने में इलेक्शन अनाउंस हो गया, उसमें फ़र्क है। अगर हम 21 दिन से ज़्यादा मॉडल कोड लगाते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी है, जो गलत बात हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कि आप उनका सारा कामकाज सस्पेंड कर दीजिए, 21 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। कार्यवाहक सरकार तो पहले दिन से कार्यवाहक हो गई, और अब ये तो हम कह नहीं सकते कि कार्यवाहक सरकार 2 महीने तक तो जो चाहे कर लेगी, उसके बाद करना बंद करेगी। वो तो मतलब ही कोई नहीं। पहले द मोमेंट ये केयर टेकर बन जाती है, उसी वक्त पॉलिसी डिसीजन का पावर इनसे छीन ली गई। और इनके लिए कोई सरप्राइज भी नहीं है। इनको तो मालूम था कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारी पावर खत्म होने जा रही है। जो अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं कर ले, पहले से कर लिए होंगे, कर ही लिए होंगे। लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, खासतौर पर जब चुनाव डिक्लेयर होता है, तो एक पूरा मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है इलेक्शन कमीशन का। ऑब्जर्वर्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंसिस का मामला हो, चाहे दूसरे आपके रैलीज का मामला हो, बहुत सारे, सिर्फ सरकार के कामकाज पे नहीं। लेकिन जैसे ही असेंबली भंग होती है, वैसे में क्या ये संभव है कि पूरा जो एक मैकेनिज्म होता है, शेखर अय्यर साहब, उस मैकेनिज्म को भी पॉलिटिकल पार्टीज कई बार चकमा दे देती हैं, तो क्या उसको लागू करना आसान होगा, ये कहना कि ये पॉलिसी डिसीजन है और ये रोजमर्रा का डिसीजन है? नहीं, देखिए, ये फिर केस बाई केस ही होगा। देखिए, आपको 99 में अटल जी की सरकार ने चुनाव का ये हो गया था, बीच में कारगिल आ गया था, कारगिल युद्ध। उसके बाद कई वो केयरटेकर गवर्नमेंट, इसलिए चुनाव भी पोस्टपोन हुआ, आपको मालूम होगा। वो जून जुलाई तक चला गया था, जुलाई अगस्त तक चला गया था। फिर सरकार बनी, फिर अक्टूबर में बनी 99 में। तो परिस्थिति ऐसी होगी, आप पहले से कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जैसी परिस्थिति है वैसी ये बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि समय भी आ गया है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पार्टीज और इलेक्शन कमीशन बैठ के इवॉल्व करके एक अपने आप एक कोड था, क्योंकि ये मॉडल कोड है। बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है समय आ गया कि कहीं जो गैप्स हैं, कई चीजें, और अभी तक जो जैसे मॉडल कोड की जो फंक्शनिंग हुई है, जिस तरह वायलेशंस हुआ है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन काफी चिंता व्यक्त की है, मतलब बीच में मुझे लगता है एक दोबारा एक ऑल पार्टी एक एफर्ट होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल कोड को उसको जैसे कहते हैं ना, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में ये करना चाहिए। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात मैं जो देख रहा हूँ इस एक्सपीरियंस से, जो हो सकता है कि जिस स्टेट गवर्नमेंट चुनाव घोषणा कर रही है या डिसॉल्व करना चाह रही है, कम से कम तो कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन से, ताकि ये मॉडल कोड वगैरह भी समझे। क्योंकि आज जैसे डेट घोषणा हुई, इलेक्शन कमीशन बड़ा शॉक, मतलब सरप्राइज था, शॉक नहीं है भाई ये क्या तेलंगाना कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद इसलिए तो वो ये हुई, टिप्पणी हुई कि भाई आप डेट भी घोषणा कर देते हो फिर। जी नहीं, वही पी के मल्होत्रा जी, आप अपनी बात कहिएगा। लेकिन जैसा हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये एक आम सहमति है राजनीतिक दलों के बीच में, तो एक तरह से राजनीतिक दल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम किया, तो राजनीतिक दलों ने भी उदाहरण पेश किया, डेमोक्रेसी को मजबूत इस देश में किया है। तो जब ऐसा फैसला करते हैं और अगर राजनीतिक दलों के साथ कंसल्टेशन हो, सब राजनीतिक दलों के साथ, तो एक बेहतर नतीजे पे आप पहुंचे। जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हो सकती हैं वो चुनाव आयोग के संज्ञान में आएँ और आप एक बेहतर व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, आप जो बात कह रहे थे और जिनका शेखर जी ने भी जवाब दिया, बेसिकली इट रिलेट्स टू कि अगर लंबे समय के लिए रहेगा तो आप एक पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि अभी पीछे लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बीच में भी एक बैठक हुई थी, जिसके बारे में चर्चा जितनी थी वो अखबारों में भी आई। और उसमें ये बात कही गई कि अरे भाई, इतने समय तक, लंबे समय तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, आप डिसीजन नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो मेरा भी अनुभव रहा है, और शायद कुरैशी साहब का मेरे से ज़्यादा अनुभव रहा होगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेना भी होता है और उसके लिए प्रावधान है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, और इलेक्शन कमीशन कभी भी उसमें अधिक समय डिसीजन लेने में नहीं लगाता है। अगर उनको ये लगता है कि ये डिसीजन ऐसा है जो वेट कर सकता है, और बेसिकली इसलिए नहीं ले जा रहा है कि आपने वोटर्स को लुभाना है,
तो जनरली इलेक्शन कमीशन उसमें परमिशन दे देता है। आप एक कोई नई स्कीम निकालना चाहते हैं जिससे वोटर्स को बेनिफिट होगा और रूलिंग पार्टी को बेनिफिट होगा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन उसमें परमिशन नहीं देगा। पर मेरी जानकारी में अधिकतर केसेस में जब इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह के जाते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, तो जनरली इलेक्शन कमीशन उस पर बहुत जल्दी डिसीजन लेता है और जनरली इस तरह की पॉलिसीज में अगर वो इलेक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो परमिशन वो ग्रांट भी करता है। इसलिए जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक रहेगा तो उसमें सरकार को काम करने में दिक्कतें आएंगी, मैं समझता हूं वो इशू इसमें अराइज नहीं होना चाहिए। और प्रेजेंट सर्कुलर भी जो इशू किया है वो सिर्फ पैरा 7 जो है कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके बारे में बात करता है, जो सिर्फ सरकार के ऊपर कुछ एम्बार्गो प्लेस करता है कि अगर मंत्री जा रहे हैं तो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग को सरकारी मीटिंग के साथ क्लब नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, गेस्ट हाउस अपने यहाँ बुक करके नहीं रखेंगे। इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट पे लगाई हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि वो डिस्कशन हो बहुत चुका है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतनी ईमानदारी राजनीतिक दलों को और नेताओं को दिखानी चाहिए। लेकिन एस भाई कुरैशी साहब, आप चुनाव सुधारों को लेकर काफ़ी कैंपेन करते रहे और अभी भी लिखते रहे हैं, आप अपने पद से मुक्त होने के बाद भी। ये बात सही है कि चलिए तेलंगाना में उन्होंने समय से पहले भंग कर दी और खुद ही डेट की घोषणा कर दी और ये माना जाना चाहिए कि वो काम चलाऊ सरकार है, उनको अधिकार अब नहीं है। अगर पॉलिसी डिसीजन लेने थे तो आप वो बने रहते सरकार में, सैद्धांतिक तौर पर ये ठीक है। लेकिन जो असली मसला है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात है, निष्पक्ष निर्भीक चुनाव कराने की बात है, मोटे तौर पर होते हैं लेकिन उसमें पैसे का बेजा इस्तेमाल है, पेड न्यूज़ है, बहुत सारे आयाम हैं उसके। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हो या चुनाव आयोग हो, थोड़ा सा कुछ कॉस्मेटिक काम करके और वो जो बड़ा सवाल है उससे बच के निकल जा रहे हैं, जो असली जवाबदेही है मतदाताओं के प्रति और देश के प्रति? ये मुझे आपका सवाल पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन जितना मैं समझा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज में और इलेक्शन कमीशन में तालमेल बढ़ना चाहिए। नहीं, तालमेल की मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही, चाहे चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल हो, जो बड़े चुनाव सुधार हैं उन पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि ये छोटी मोटी चीजें करने से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा देश में, ये मानना शायद सही बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं कि जो चुनाव सुधार हैं इसमें इलेक्शन कमीशन तो चिंतित है ही जी। और इलेक्शन कमीशन तो जितना कुछ कर सकता है, जितना बोलता है बोलता ही है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से है शॉर्टकमिंग, वो बॉदर ही नहीं करते, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, जो उनको सूट करता है उसकी बात कर लेंगे, बाकी की बात ही नहीं करते। 20-20 साल से रिफॉर्म के प्रपोजल पेंडिंग रहते हैं। पर इस पर्टिकुलर केस में जो समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने का डिस्क्रेशन होता है, वो 6 महीने के अंदर कोई भी डेट इलेक्शन की कर सकते हैं। और ये बड़ा जान समझने की ज़रूरत है कि जब नॉर्मल सरकार चल रही है उस वक्त हमारी कोशिश होती है कि उसको बिल्कुल एंड तक लाने दें, 6 महीने पहले इलेक्शन कराना ना करें, क्योंकि जो पिछली सरकार है वो 4.5 साल की रह जाएगी। ये हमारी कोशिश कभी नहीं होती। बम्बई जजमेंट में उन्होंने कहा कि अगर मिड टर्म डिसोल्यूशन हो जाती है तो 6 महीने की पावर तो आपकी है, लेकिन जितनी जल्दी कर सको कर लेना चाहिए। उस वक्त कोशिश होती है कि 2-3 महीने में करके निकल जाए, वरना हम कहें जी 6 महीने तक की पावर है, 6ठे महीने में देखेंगे। तो 6 महीने तक ये स्थिति ऐसी चले, पैरालाइज वो जी। मल्होत्रा साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, जो सवाल मैंने कुरैशी साहब से पूछा कि ये ठीक है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो कुछ रोक टोक होती है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कुरैशी साहब के ज़माने में भी ट्रक भरे नोट पकड़े जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से इलाज नहीं है। और क्या आपको लगता है कि बचने की बजाय अब समय आ गया कि आप बड़े सवालों के जवाब ढूंढें, और अगर एक बार में नहीं मिला, अगर नहीं जू रेंग रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको फिर से एंगेज कीजिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन उससे बच के नहीं निकल सकते आप। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। ऐसा नहीं है कि 1950 में एक्ट बन जाने के बाद में इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुए। इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए थे और जिन जिन एरियाज में होने चाहिए थे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने खुद सुझाव दिए और डिबेट्स हुई, पब्लिक डिबेट्स हुई, उनको अभी भी किसी भी सरकार ने, जो भी सरकार सत्ता में आई है, उसने उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बेरुखाई दिखाई है जी। और उसकी जरूरत है। और मैं आपके संज्ञान में एक बात और ला दूं कि 2013 में
इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस बात की रिकमेंडेशन की थी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको भी स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की आवश्यकता है। उस पर भी अभी तक विचार नहीं किया गया। शेखर जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी इसी विषय पे जो मैंने मल्होत्रा जी से ये वही फिर बात वैसी पर है कि लेटर एंड स्पिरिट, आप जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं वो हमेशा एक अबेरेशन रही है, जो फ्री एंड फेयर वोटिंग के उसका कोऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखिए, जैसे हमने डेट की बात की, एक सुझाव बार बार आता है कि जहां भी चुनाव होना है क्यों वहां पे पहले ही थोड़ा पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू ना किया जाए जी। ताकि यानी मतलब राष्ट्रपति शासन और गवर्नर वहां रहेंगे ताकि कोई भी रूलिंग पार्टी हो उसी का एडवांटेज ना हो, वो बेजा इस्तेमाल ना करे। जी, लेकिन माफ कीजिएगा, समय की कमी है, नहीं तो आप लेकिन इस पर कभी कोई पार्टी राजी नहीं है कि कोई ना कोई सत्ता पे है, वो चाहते हैं कि लास्ट तक कुछ उसमें बेनिफिट मिल जाए। जी, और समय की कमी है, लेकिन आखिर में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं, जैसा हमारे सभी मेहमानों ने कहा कि चुनाव आयोग ने और यहाँ के राजनीतिक दलों ने मिलकर देश में लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन जहाँ तक चुनाव सुधारों का मामला है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रही है। बहुत सारे चुनाव सुधार हुए हैं और बहुत सारे होने बाकी हैं जो समय के साथ शायद होंगे। उन पर कंसल्टेशन अभी भी चल रहा है, चाहे वो लॉ कमीशन की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात हो। सुझाव लगातार आते रहे हैं, व्यक्ति भी सुझाव देते रहे हैं। तो ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो चुनाव सुधार हैं जिन पर बहस चल रही है वो लागू होंगे और ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जहाँ तक अभी फ़िलहाल चुनाव आयोग के फैसले का सवाल है, उस पर हमारे तीनों मेहमान एक राय रखते हैं कि सिद्धांत तौर पर ये एक चुनाव आयोग का सही फैसला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए समय निकालकर। और जैसा कि हम लगातार आपको कहते हैं कि हमारे सारे कार्यक्रम YouTube पर अपलोड होते हैं और हमारे दर्शक यानी कि आप लोग लगातार हमें हमारी प्रतिक्रिया देते हैं। जहां तारीफ करते हैं वहां पर आलोचना भी होती है, जिससे हमें अपने कार्यक्रमों में सुधारने में मदद मिलती है। और ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। पिछले कार्यक्रम पर जो MCI भंग करने पर हमने 27 सितंबर को किया था, प्रतीक्षा खरे ने कहा है कि MCI को भंग कर नए आयोग की स्थापना करना यकीनन हमारे प्राइमरी सेक्टर के लिए लाभदायक होगा और निश्चित तौर पर इसका समाज के सभी वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूरत है कि अब इसमें नई नीतियां अपनाई जाएं। नेहा वर्मा ने कहा है कि MCI के स्थान पर NMC लाना सरकार का स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि समय पर MCI में सुधार को लेकर सवाल उठते रहे हैं और बदलते वक्त के साथ उसमें सुधार समय की मांग है। NMC का उद्देश्य इसमें पारदर्शिता लाकर संस्थानों को वैश्विक स्तर का बनाना है। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार हमें देते रहें, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।